जय हिंद साथियों, वेलकम टू लैक्स लिगम एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिए गए हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आज हम इनके बारे में ये समझेंगे कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है किसी भी नए स्टेट को बनाने की, या जो पहले से ही मौजूद स्टेट हैं उनके अंदर बाउंड्रीज चेंज करने की और नेम चेंज करने की पावर क्या है। और सबसे लास्ट में हम ये समझेंगे कि क्या पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो इंडियन टेरिटरी की किसी पार्ट को किसी फॉरेन कंट्री को दे सकती है। अगर दे सकती है तो उसका क्या तरीका है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर क्या कहा है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आर्टिकल 1 के अंदर क्या लिखा है। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और आर्टिकल 1 के अंदर दो चीजें बताई गई हैं। सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी ये जो हमारी कंट्री है उस कंट्री का नेम क्या होगा। तो दो नेम इसके अंदर लिखे हैं, इंडिया एंड भारत। इंडिया एक मॉडर्न नाम है और भारत एक ट्रेडिशनल नेम है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये डिबेट थी कि हम कौन सा नाम रखें। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि हमें ट्रेडिशनल नेम भारत रखना चाहिए, कुछ ने कहा मॉडर्न रखना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दोनों का मिक्स अडॉप्ट किया, दैट इज इंडिया दैट इज भारत। और दूसरा वर्ड जो इसके अंदर यूज हुआ है ये क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इसको हम कहते हैं टाइप ऑफ पॉलिटी, यानी हमारे इंडिया के अंदर कैसी राज्य व्यवस्था होगी। तो हमारे इंडिया के अंदर राज्य व्यवस्था के लिए यह शब्द यूज किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि हमने यूज किया है फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट जैसे यूएसए के अंदर होता है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि फेडरेशन ऑफ स्टेट होता क्या है, ताकि हम यह समझ पाएं कि हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट को यूज क्यों नहीं किया है। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब यह होता है कि जब छोटी छोटी कोई भी इकाई जैसे प्रोविंस हो सकते हैं वो आपस में मिलकर एक फेडरेशन बनाते हैं, एग्रीमेंट, और इन सब के बीच एग्रीमेंट होता है कि हम आपस में मिलकर जो है एक फेडरेशन बनाएंगे। तो सबसे पहली बात यह होती है फेडरेशन की कि वो एग्रीमेंट के थ्रू जुड़ते हैं। और दूसरी बात यह है, मान लीजिए कोई ए बी सी, अब ये सी ये चाहता है कि वो इस फेडरेशन से अलग हो जाए, तो वो ऐसा कर सकता है कि वो उस फेडरेशन से अलग हो जाए, यानी वो वहां से अलग हो सकता है। तो हमने इंडिया के अंदर ऐसा नहीं रखा जैसा इसके अंदर बताया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक्सप्लेन किया कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट क्यों यूज किया है, ना कि हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट यूज किया है। तो उन्होंने दो कारण बताए। सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि हम ना तो एग्रीमेंट के थ्रू जुड़े हैं, यानी जो भी स्टेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम जो है यहां पर कोई भी अगर स्टेट जुड़ता है तो उसके पास कोई राइट नहीं होगा सीसेट करने का फ्रॉम द फेडरेशन, यानी अगर कोई इंडिया के अंदर एक बार जुड़ गया तो अब वो उससे वापस नहीं जा सकता, यानी वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 1 के अंदर पहली बात यह की गई है कि इंडिया उसका नाम क्या होगा और उसकी पॉलिटी क्या होगी, यानी राज्य की व्यवस्था कैसी होगी। आर्टिकल 1 के अंदर दूसरी बात यह बताई गई है कि जो हमारी इंडियन टेरिटरी है उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी, यानी किस किस टेरिटरी को हम इंडिया का पार्ट मानेंगे। तो इसके अंदर 3 तरह की कैटेगरीज बताई गई हैं। 3 कैटेगरी को हमने इंडिया के पार्ट के अंदर रखा है, यानी उनको टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का भूभाग माना है। सबसे पहली है स्टेट, स्टेट की टेरिटरीज। दूसरी इसके अंदर आती है यूनियन टेरिटरीज, जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। और तीसरा इसके अंदर आता है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी अगर हमारा भारत देश किसी दूसरे देश की किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो वो भी भारत की टेरिटरी मानी जाएगी। तो 3 टेरिटरीज जो है इसके अंदर लिखी गई हैं। और यहां पर एक चीज हमें यह देखनी है कि पार्ट जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल थी, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर यह लिखा हुआ था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी हमारी जो इंडियन टेरिटरी होगी वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड की गई है। पार्ट ए के अंदर 10 स्टेट को रखा गया, और पार्ट बी के अंदर 8 स्टेट्स को रखा गया, और पार्ट सी के अंदर 9 स्टेट्स को रखा गया, और पार्ट डी के अंदर 1 स्टेट को रखा गया। यानी हमारी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पहले 4 कैटेगरी थी, लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, और इस अमेंडमेंट के थ्रू जो 4 पार्ट थे उन 4 पार्ट को रिड्यूस करके 2 पार्ट कर दिए। एक पार्ट का नाम रखा द स्टेट्स और दूसरे का द यूनियन टेरिटरीज।
तो स्टेट जो प्रेजेंट में है 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब यहां पर एक चीज समझनी जरूरी है कि स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में यह डिफरेंस होता है कि स्टेट के पास अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और खुद की कैपिटल होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वहां पर सेल्फ गवर्नमेंट होती है, उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है। जबकि यूनियन टेरिटरीज के अंदर ऐसा नहीं होता है। यूनियन टेरिटरीज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरी यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करता है। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, यानी कुछ ऐसी 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर खुद की गवर्नमेंट है, यानी उनकी खुद की लेजिस्लेचर है और उनकी कैपिटल भी है। और वो 3 जो लेजिस्लेचर हैं यानी यूनियन टेरिटरीज हैं, पहली उनमें आती है दिल्ली और दूसरी पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। यानी ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेचर है और अपनी खुद की कैपिटल है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। यहां पर जब हम आर्टिकल 239 पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 239, तो उसमें हमें यह मिलता है कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, यानी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वहां पर वो एक अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे, जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से भी जानते हैं, और वही उस चीज को गवर्न करता है। आइए आगे चलते हैं और यह समझते हैं कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है किसी न्यू स्टेट को एस्टैब्लिश करने की। मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा पार्ट है जो भारत का पार्ट नहीं है, यानी किसी फॉरेन कंट्री का है या फिर वो भारत की टेरिटरी से बाहर है, तो आर्टिकल 2 और 3 जो है इसके बारे में बात करते हैं। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की बात की गई है। और न्यू स्टेट कैसे करेंगे, तो यहां पर पावर दी गई है, पार्लियामेंट के पास 2 पावर होंगी कि वो मे बाय लॉ, यानी पार्लियामेंट में बाय लॉ। और इस वर्ड का मीनिंग यह है कि जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बाय लॉ वर्ड लिखा हुआ हो, हम ये समझेंगे कि वहां पर पार्लियामेंट को सिंपल मेजॉरिटी से किसी चीज को पास करने की पावर दी गई है, यानी उसे आर्टिकल 368 के अंदर कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल की तरह उस रेजोल्यूशन को पास करके इनेक्ट कर सकती है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एडमिट कर सकती है और एस्टैब्लिश कर सकती है न्यू स्टेट्स। यहां पर एक चीज ध्यान देनी जरूरी यह है कि यहां पर स्टेट्स लिखा है, यानी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एडमिट कर सकती है और एस्टैब्लिश कर सकती है न्यू स्टेट्स को, जैसा वो ठीक समझे, जैसी कंडीशन और टर्म्स हो, जैसा पार्लियामेंट ठीक समझे। और पार्लियामेंट की इस पावर के रिगार्डिंग एक केस आया और उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, आरसी पोद्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 में यह केस आया और इसमें कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, यानी वो अपनी पावर का इस तरह से इस्तेमाल करेगी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है वो डिस्ट्रक्ट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इसका इस्तेमाल करते हुए करेगी। अब हमने यहां पर जो एक चीज इंपॉर्टेंट नोट की थी कि वो स्टेट के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पर यूनियन टेरिटरी वर्ड नहीं लिखा है, और जब यूनियन टेरिटरी यहां पर नहीं लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट कैन नॉट एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू यूनियन टेरिटरीज, यानी वो न्यू यूनियन टेरिटरीज जो हैं आर्टिकल 2 के अंदर एडमिट नहीं कर सकती, एस्टैब्लिश नहीं कर सकती। अब उसे क्या करना होगा, यानी अगर पार्लियामेंट को कोई भी न्यू यूनियन टेरिटरी एस्टैब्लिश करनी है या एडमिट करनी है, तो उसे आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करना होगा और उसके थ्रू ही वो इन चीजों को कर सकती है। तो ये हमने आर्टिकल 2 के अंदर कुछ प्रोविजंस देखे। अब हम देखते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 कहता है और वो पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो नई स्टेट बना सकती है, चेंज कर सकती है बाउंड्रीज के अंदर, और एक्सपेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। एक्सपेंड मतलब बढ़ा सकती है और रिड्यूस का मतलब घटा सकती है जो भी बाउंड्रीज हैं स्टेट्स की, स्टेट टेरिटरी के अंदर, और उनको रिनेम भी कर सकती है। अब यहां पर एक चीज आप ये समझो कि आर्टिकल 2 जो है वो ये बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है न्यू स्टेट बनाने की जो पहले पार्ट नहीं थे भारत का, और आर्टिकल 3 ये बात करता है कि जो पहले से ही एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके अंदर वो उनके नेम, उनकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, यानी ये एग्जिस्टिंग की बात करता है। जब पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी अमेंडमेंट कर रही हो, यह बात तो क्लियर है कि आर्टिकल 3 के अंदर भी सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास किया जाएगा, यानी जैसे कोई ऑर्डिनरी बिल पास किया जाता है वैसे ही इसको पास करेगी।
लेकिन यहां पर दो चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। सबसे पहली ये कि जब आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट ऐसा कर रही हो तो वहां पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है, यानी प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तभी जो है पार्लियामेंट इनिशिएट कर सकती है बिल को। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस स्टेट से कनेक्टेड अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर रही है तो वहां पर उस स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू लिया जाएगा और उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाएगा कि तुम इतने स्पेसिफाइड टाइम में जो है हमें अपने व्यूज दो इसके रिगार्डिंग। अब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो इस पीरियड को बढ़ा भी सकता है, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने अपना व्यू दे दिया विद इन टाइम तो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के जो द्वारा दिया गया व्यू है वो उससे बाउंड नहीं है, यानी वो उसको ध्यान में ले भी सकती है और अगर वो चाहे तो उसके बिना भी काम कर सकती है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट की पावर है आर्टिकल 3 के अंदर जो पावर दी गई है वो कैसी है, वो एक एक्सक्लूसिव है और प्लेनरी है। एक्सक्लूसिव भी है और प्लेनरी, दो वर्ड इसके अंदर हमने यूज करे हैं। और प्लेनरी का मतलब होता है कि ये अनरेस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी है इसके पास, यानी इसके पास डिस्क्रेशन है, ये जिस तरह से चाहे जो है अमेंडमेंट कर सके। अब यहां पर जो हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कि इंडिया इज एन इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी हमारा जो इंडिया है वो इनडेस्ट्रक्टिबल है, यानी उसको खंडित नहीं किया जा सकता, उसको बांटा नहीं जा सकता। और जो छोटे छोटे हमारे इसके अंदर स्टेट हैं लेकिन उनके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो इंडियन स्टेट है वो इनडेस्ट्रक्टिबल है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। तो इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं। पहली बात तो ये कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है हमारे इंडिया के अंदर, कि जो भी टेरिटरी हैं उनको चेंज करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता है उसके अंदर। और दूसरी, नॉट ऑफ इंडिविजुअल स्टेट, यानी स्टेट के पास कुछ भी नहीं है। तो स्टेट कैन बी डिवाइडेड और इट्स बाउंड्रीज अल्टर्ड विदाउट कंसेंट। और यहां पर किसी भी स्टेट की आर्टिकल 3 के अंदर बाउंड्रीज वगैरह जो चेंज की जा रही हैं वो उसकी कंसेंट के बिना भी की जा सकती हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो इंडियन स्टेट है वो इनडेस्ट्रक्टिबल है, यानी अखंडनीय है वो, जबकि हमारे इसके अंदर जो स्टेट है वो डेस्ट्रक्टिबल है, यानी खंडनीय है, उनको खंडित किया जा सकता है लेकिन अलग नहीं किया जा सकता। तो ये इसके अंदर हमने देखा पार्लियामेंट की पावर कैसी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपसे शुरू में ही कही थी कि अगर पार्लियामेंट के पास किसी न्यू स्टेट को एडमिट करने की पावर है तो क्या उसके पास यह भी पावर है कि वो किसी फॉरेन कंट्री को जो है अपनी टेरिटरी को दे सकती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं 1960 में बेरूबरी यूनियन केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को डिमिनिश करने की एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3, यानी दो वर्ड वहां पर यूज हुए हैं कि वो डिमिनिश कर सकती है या फिर उसको बढ़ा सकती है, एक्सपेंड कर सकती है या रिड्यूस कर सकती है। दो चीजें इसके अंदर हमने यूज करी हैं, रिड्यूस और उसको एक्सपेंड कर सकती है। तो अब यहां पर यह क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो इंडियन टेरिटरी को किसी को दे भी सकती है? तो आर्टिकल 3 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये कवर नहीं करती है, डज नॉट कवर सेजन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। यानी अगर पार्लियामेंट को इंडियन टेरिटरी में से किसी फॉरेन कंट्री को कोई भी टेरिटरी देनी है तो वो आर्टिकल 3 के अंदर ऐसा नहीं कर सकती। उसको क्या करना होगा? आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करना होगा। तो इंडियन टेरिटरी कैन बी सीसेड अगर अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 368 के थ्रू। अगर आर्टिकल 368 के थ्रू वो नहीं कर रही है तो फिर वो ऐसा आर्टिकल 3 के अंदर नहीं कर सकती है। तो इसीलिए इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे 9th अमेंडमेंट एक्ट आया 1960 में और इस दौरान जो है पाकिस्तान को कुछ टेरिटरीज जो हैं दी गई और उसी तरह से 100 अमेंडमेंट आया 2015 में। इसके अंदर बांग्लादेश को कुछ प्रॉपर्टी दी गई, कुछ टेरिटरी दी गई और कुछ उससे जो है ली गई। तो इसके अंदर हमने एग्जाम्पल देखे कि हम किस तरह से कर सकते हैं। यानी अगर किसी फॉरेन कंट्री को हमें कोई टेरिटरी देनी है तो वो आसान नहीं होगा, उसके अंदर जो है 368 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से जो है हमें पास करना होगा। और स्पेशल मेजोरिटी ये कहती है कि जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं दोनों हाउस के अंदर 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए टोटल मेंबरशिप में से, और जब वो प्रेजेंट हो तो जितने लोग प्रेजेंट हैं वो वोटिंग के थ्रू 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करें, तब वो बिल पास होगा। तो अगर हमें अपनी इंडियन टेरिटरी में से किसी को कोई टेरिटरी देनी है तो वहां पर हमें स्पेशल मेजोरिटी का यूज करते हुए करना होगा।
लास्ट में जो है हम इसमें देखते हैं कि जो भी लॉ बनाए गए हैं आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर, तो आर्टिकल 4 उनकी बात करता है कि जो लॉ आर्टिकल 2 और 3 के अंदर बनाए गए हैं उसके साथ साथ अमेंडमेंट किया जाएगा फर्स्ट शेड्यूल में भी और फोर्थ शेड्यूल में भी। और वो अमेंडमेंट कैसा होगा, उसके अंदर अमेंडमेंट होगा सप्लीमेंट्री हो सकता है, इंसिडेंटल एंड कंसीक्वेंशियल प्रोविजन हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और है, इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड अफेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट की लेजिस्लेचर को भी अफेक्ट कर सकता है। और इसी के साथ साथ जो है रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट में कितनी होगी, क्योंकि अगर बाउंड्रीज में चेंज करेंगे या फिर उसको एक्सपेंड करेंगे तो उसके अंदर जो सीट्स हैं वो भी बदलेंगी। क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर तो हमने पहले ही देख लिया था कि इसके अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की जो है डिस्क्रिप्शन दी गई है, और फोर्थ शेड्यूल के अंदर लिखा गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा के अंदर किस राज्य के पास कितनी सीट्स होंगी। तो अगर किसी भी राज्य के पास कुछ सीट हैं, अगर उसकी टेरिटरी को बढ़ाया घटाया जाता है तो उसकी सीट्स भी कम होंगी। तो आर्टिकल 4 ने यही कहा है कि जब आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट हो रहा हो तो उसके साथ साथ शेड्यूल 1 के अंदर भी और शेड्यूल 4 के अंदर भी अमेंडमेंट होगा। और आर्टिकल 4 की क्लोज टू ये कहती है कि जो भी अमेंडमेंट 2 और 3 के अंदर किए जाएंगे उनको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट किया जाना नहीं माना जाएगा। तो हमने इसके अंदर आज देखा कि किस तरह से पार्लियामेंट न्यू स्टेट को एस्टैब्लिश और एडमिट कर सकती है, और जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके अंदर कैसे परिवर्तन कर सकती है, और अगर इंडियन पार्लियामेंट को जरूरत पड़ती है किसी फॉरेन कंट्री को प्रॉपर्टी देने की, टेरिटरी देने की, तो क्या तरीका अपनाया गया है। आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।